हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लोन लेते समय 12 इंपॉर्टेंट बातें जो हर एक पर्सन को पता होना ही चाहिए, जिसमें से दोस्तों 6 इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो आपको लोन लेने से पहले पता होना चाहिए एंड 6 इंपॉर्टेंट बातें ऐसी है जो आपको लोन लेने के बाद पता होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं आज की जो वीडियो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों अगर आप एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहला समझते हैं कि लोन लेने से पहले क्या 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ बैंक और एनबीएफसी कंपनी, यानी कि हमें कौन से बैंक से, कौन से एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कौन से बैंक से, कौन से एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आंसर है कि जिस बैंक का, जिस एनबीएफसी कंपनी का इंटरेस्ट रेट काफी कम होगा, प्रोसेसिंग फीस एंड बाकी के चार्जेस काफी कम होंगे, हमें उसी बैंक से, उसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक का, कौन से एनबीएफसी कंपनी का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फीस है। तो इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा होमवर्क करना होगा, हमें थोड़ा रिसर्च करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई पर्सनल लोन चाहिए तो हमें सबसे पहला गूगल पे सर्च करना चाहिए पर्सनल लोन कंपेरिजन इन इंडिया, जहां पे दोस्तों अलग अलग वेबसाइट खुल जाती है एंड इनका काम होता है अलग अलग बैंक का, अलग अलग एनबीएफसी जो कंपनी होती है उनके करंट इंटरेस्ट रेट को, प्रोसेसिंग फीस को कंपेयर करके कस्टमर को बताना। तो आपको यहां से बहुत सारे बैंक का, एनबीएफसी कंपनी का करंट इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हमें कोई स्पेसिफिक बैंक का ही इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एचडीएफसी बैंक का ही पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चाहिए, प्रोसेसिंग फीस के बारे में पता करना है, तो मैं सिंपली गूगल पे सर्च कर दूंगा एचडीएफसी पर्सनल लोन, जहां पे एचडीएफसी कंपनी का वेबसाइट खुल जाएगा एंड यहाँ पे हमें बताएंगे कि भाई इसके लिए, पर्सनल लोन के लिए ये एलिजिबिलिटी है, ये प्रोसेसिंग फीस लगेगी, ये आपका इंटरेस्ट रेट होगा एंड ये बाकी के चार्जेस होंगे। इस तरीके से आप आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, जिस बैंक का चाहे उस बैंक का स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अब दोस्तों एक बार ऑनलाइन रिसर्च करके अलग अलग बैंक का, अलग अलग एनबीएफसी कंपनी का क्या प्रोसेसिंग फीस है, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये हमने पता कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम उस रिसर्च में से कुछ बैंक को अब सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 बैंक का ऑनलाइन रिसर्च करके इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस पता कर लिया है। तो इसमें से 7 से 8 बैंक ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस काफी कम होगा। तो मैंने वो 7 और 8 बैंक को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों हमें ऑफलाइन फिजिकली खुद वो 7-8 बैंक में जाना है एंड यहाँ पे मेरा जो भी लोन का डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट उस बैंक के स्टाफ को दिखाना है कि हमारा ये लोन का डॉक्यूमेंट है, आपके हिसाब से हमें कितने का लोन मिल सकता है, क्या प्रोसेसिंग फीस होगा एंड क्या इंटरेस्ट रेट हमारे ऊपर लगेगा। यहाँ पे दोस्तों हमें लॉगिन नहीं करवाना है, एक जनरल इंक्वायरी करवाना है। इससे आपको एक और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा और ज्यादा आइडिया आएगा कि कौन सा बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पे, कम प्रोसेसिंग फीस पे लोन प्रोवाइड कर रहा है एंड जो बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट, कम प्रोसेसिंग फीस पे लोन प्रोवाइड करती है, आपको वो बैंक सिलेक्ट करना चाहिए। अब दोस्तों एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि हमें कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल आंसर है कि जितना कम से कम समय हो सके आपको उतना कम से कम समय के लिए ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बैंक है वो आपको लंबे समय के लिए लोन ऑफर करता है, जहां पे आपका ईएमआई दिखने में काफी कम लगता है, लेकिन एट द एंड दोस्तों जब आप उस लोन का सारा पैसा पे कर देते हैं तो आप बहुत सारा पैसा तो लोन का सिर्फ एज अ इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों होम लोन के केसेस में बहुत सारे लोग तो 25 से 30 साल के लिए होम लोन लेते हैं एंड जब वो सारा पैसा लोन का पे करते हैं तो जितने का वो होम लोन लिए होते हैं उससे डबल अमाउंट का तो सिर्फ वो एज अ इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड इस चीज को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं, जहां पे मैंने एग्जांपल के जरिए समझाया है कि अगर कोई पर्सन 50 लाख का होम लोन लेते हैं एंड इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अगर वो पर्सन 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर वो पर्सन 15 साल के लिए लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे एंड अगर वो पर्सन 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे एंड फाइनली अगर वो 25 साल के लिए लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड इन शॉर्ट दोस्तों आपको कम से कम समय के लिए ही लोन लेना चाहिए। अब दोस्तों एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए, तो अब यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए।
तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको उतने का ही लोन लेना चाहिए कि आपका मंथली लोन का जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम का 33% हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम मान के चलते हैं 50,000 रुपया है, तो 50,000 का 33% होता है 16,500। तो यहाँ पे आपको उतने का ही लोन लेना चाहिए कि आपका जो मंथली लोन का ईएमआई है वो 16,500 तक ज्यादा से ज्यादा हो, उससे कम हो तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपके मंथली लोन का जो ईएमआई है वो आपके इनकम का 30 से 33% होगा तो आपके लोन में डिफॉल्ट होने के चांसेस काफी कम है एंड आपके ऊपर उस लोन का बर्डन भी नहीं आएगा। एंड इस चीज को भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। अभी तक दोस्तों हमने अपने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ बैंक, यानी कि हमें कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए एंड थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि हमें कितने अमाउंट का लोन लेना चाहिए। अब आता है दोस्तों पॉइंट 4। पॉइंट 4 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट यह है दोस्तों कि जब भी आपको लोन की जरूरत पड़ती है एंड आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम समय के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके वजह से आपका जो सिविल स्कोर है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है एंड आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे गिरते चले जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप एक महीने में ही 3-4 बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी बैंक है या तो एनबीएफसी कंपनी है वो आपको लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो सिविल स्कोर में चेकिंग होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है सॉफ्ट इंक्वायरी एंड दूसरा होता है हार्ड इंक्वायरी। सॉफ्ट इंक्वायरी का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप अपने सिविल स्कोर को खुद चेक करते हैं, जब आप अपने क्रेडिट स्कोर को खुद चेक करते हैं एज अ इंडिविजुअल, तो उसको सॉफ्ट इंक्वायरी माना जाता है एंड इस चीज का इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आप जब भी किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपको लोन देने से पहले जब आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है, सिविल स्कोर को चेक करती है, तो उसको हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है एंड इस चीज का इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे आप जितनी बार अलग अलग बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार बैंक आपको लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर को चेक करती है, तो उतना हार्ड इंक्वायरी आपके सिविल में रिकॉर्ड होते जाएगा एंड इस चीज का इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका सिविल स्कोर कम होते जाता है एंड दूसरी बात दोस्तों आपके लोन को डिसअप्रूव होने के चांसेस काफी ज्यादा है, आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट दोस्तों अगर आपका लोन एक्सेप्ट होता भी है तो हो सकता है जो बैंक है वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले, ज्यादा प्रोसेसिंग फीस या तो बाकी के चार्जेस चार्ज कर ले। इसके अलावा दोस्तों आपके लोन को अप्रूव करने के लिए जो बैंक के एग्जीक्यूटिव है किसी किसी केसेस में आपसे ब्राइब भी ले सकते हैं, घूस भी ले सकते हैं। अब दोस्तों इस चीज को अगर और डिटेल में समझे तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी बैंक है आपको लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही वो बैंक आपके सिविल स्कोर में लॉगिन होता है, उसको चेक करती है, वैसे ही आपके सिविल स्कोर का 3-4 पॉइंट नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे आपके सिविल स्कोर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों बाई चांस अगर वो बैंक ने आपके लोन को रिजेक्ट कर दिया तो इस चीज का रिकॉर्ड भी आपके सिविल स्कोर में होता है एंड इसके बाद जब आप दूसरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दूसरा बैंक भी आपको लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर को, आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करती है। तो यहाँ पे अगेन दोस्तों लोन देना ना देना बात की बात है, आपके सिविल स्कोर में क्योंकि बैंक ने आपका सिविल स्कोर चेक किया है वो हार्ड इंक्वायरी है, तो यहाँ पे अगेन आपके सिविल स्कोर में इस चीज का इंपैक्ट आता है एंड आपके सिविल स्कोर के कुछ पॉइंट नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही बैंक आपके सिविल में लॉगिन करता है तो बैंक को पता चल जाता है कि आपने पहले इस बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, ये डेट पे अप्लाई किया था एंड आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो गया है, जिसके वजह से दोस्तों जो दूसरा बैंक है उसके लिए आप और ज्यादा रिस्की कस्टमर माने जाते हैं। तो हो सकता है जो दूसरा वाला बैंक है वो आपके लोन को रिजेक्ट कर दे, डिसअप्रूव कर दे एंड यहाँ पे अगर आपको वो लोन देती भी है तो हो सकता है आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले, आपको इंटरेस्ट में बार्गेनिंग करने का मौका न मिले, या तो आपसे प्रोसेसिंग फीस या तो बाकी के कोई चार्जेस चार्ज कर ले एंड बाई चांस दूसरा वाला बैंक भी आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है तो आप तीसरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो भी बैंक आपके सिविल स्कोर को चेक करेगी लोन देने से पहले, तो इसका इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर में आएगा। फिर वो आपके सिविल में जब लॉगिन करेगी तो उनको पता चल जाता है कि आपने 2 बैंक में ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, ये डेट पे अप्लाई किया था एंड आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो गया है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो थर्ड बैंक है उसके लिए आप और ज्यादा रिस्की कस्टमर माने जाते हैं, क्योंकि आपको दो बैंक ने लोन देने से मना कर दिया है। तो हो सकता है तीसरा बैंक भी आपको लोन देने से मना कर दे, या तो अगर आपको लोन देती भी है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर ले, ज्यादा प्रोसेसिंग फीस या तो बाकी के चार्जेस चार्ज कर ले। इसके अलावा आपके लोन को अप्रूव करने के लिए आपसे ब्राइब ले ले, घूस ले ले। तो इसके लिए दोस्तों हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो सिलेक्शन ऑफ बैंक है, यानी कि हमें कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो यहाँ पे आपको चार बातें याद रखनी है। सबसे पहला, आपको कौन से टाइप के लोन की जरूरत है एंड उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, आपके सिविल रिपोर्ट का, आपके क्रेडिट रिपोर्ट का एक आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों, आप अलग अलग बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, इसको गूगल पे कंपेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल policybazaar.com है, पैसाबाजार.com है, bankbazaar.com है, policyx.com है। इस तरीके की बहुत सारे लोन एग्रीगेटर वेबसाइट है। आप सिंपली गूगल पे सर्च कीजिए एंड अलग अलग बैंक का क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, उसको कंपेयर कीजिए। उसमें से कुछ बैंक को आपको सिलेक्ट करना है जो आपके हिसाब से जिस बैंक का प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट रेट एंड बाकी के चार्जेस काफी कम है। एंड चौथी बात दोस्तों, आपने जिस बैंक को सिलेक्ट किया है खुद से, उस बैंक में आपको खुद जाके विजिट करना है एंड उस बैंक के स्टाफ से मिलना है एंड उनको कहना है कि भाई हमें इस टाइप के लोन की जरूरत है, हमारा ये लोन का डॉक्यूमेंट है, हमारे पास ये हमारा क्रेडिट रिपोर्ट है, आप हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन दीजिए कि आपके हिसाब से हमें कितने का लोन मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको लॉगिन नहीं करवाना है, जहां पे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बैंक आपके सिविल में लॉगिन करता है तो इसका इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आता है। तो आपको एक जनरल सा इंक्वायरी लेना है एंड जो बैंक आपको बेस्ट लगे, जिस बैंक का इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस आपके हिसाब से कम हो, आपको वो बैंक सिलेक्ट करना चाहिए लोन लेने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा कंपेयर करके लोन लेते हैं तो आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सकता है एंड आपको लोन की प्रॉपर नॉलेज भी होगी एंड आपके लोन में अप्रूवल के भी काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हो गया रहेगा कि आपको कम समय के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे बैंक में, एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अभी तक दोस्तों हमने डिस्कस किया है कि लोन लेने से पहले क्या चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे हमने दोस्तों अपने सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया है सिलेक्शन ऑफ बैंक, यानी कि हमें कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया है दोस्तों कि हमें कितने समय के लिए लोन लेना चाहिए एंड थर्ड पॉइंट में दोस्तों हमने डिस्कस किया है कि हमें कितने अमाउंट के लिए लोन लेना चाहिए एंड फोर्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कम समय के अंदर, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे बैंक में, एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब आता है दोस्तों पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है दोस्तों कि आपको कभी भी लोन कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए, या तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप अपने लोन का पैसा एफडी में इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट या तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो आपको हर महीने फिक्स इंटरेस्ट रेट ईएमआई तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कभी भी पैसे बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अब आता है दोस्तों 6 पॉइंट। 6 पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं एंड आपके लोन को अप्रूव कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ता है। तो दोस्तों कभी भी लोन एग्रीमेंट के ऊपर साइन करने से पहले उस एग्रीमेंट में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या क्लॉजेस लिखे गए हैं, वो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत बार होता यह है कि जो बैंक के स्टाफ है वो आपको कहते कुछ और है लेकिन उस एग्रीमेंट में कुछ और लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक के स्टाफ ने कहा कि आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं रिसर्च के दौरान एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे एक पर्सन ने 1 लाख का पर्सनल लोन लिया हुआ था एंड उस पर्सन के बैंक अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ वो सिर्फ 90,000 हुआ। बाद में उस पर्सन ने इंक्वायरी किया तो पता चला कि बैंक ने उस पर्सन के लोन के ऊपर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है एंड उस पर्सन का जो लोन का ईएमआई है, पहला ईएमआई बैंक ने एडवांस में काट लिया है।
तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपके साथ में फ्यूचर में ना हो, तो जब भी आप लोन के एग्रीमेंट के ऊपर साइन करते हैं तो उस एग्रीमेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़िए। तो अभी तक दोस्तों हमने डिस्कस किया कि लोन लेने के पहले क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहां तक दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन चुकी है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है कि लोन लेने के बाद में क्या 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो है। तो यहां तक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स में शेयर जरूर करना ताकि उनके पास में इस तरीके का इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, तो वो लोन लेते समय अच्छे से डील कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।